की धरती का मैं इसलिए भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने देश और दुनिया को नियामगिरी जैसा आंदोलन दिया, एक ऐसा आंदोलन दिया जिसकी कल्पना दिल्ली में बैठे किसी पत्रकार को हो नहीं सकती कि इस तरह से आदिवासी औरतें, आदिवासी लोग अपने जन जंगल जमीन के लिए ऐसा बहादुराना संघर्ष कर सकते हैं और एक ऐसे कॉरपोरेट से भिड़ सकते हैं जिसकी कल्पना बाकी जो सो कॉल्ड सभ्य समाज, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा समाज, सो कॉल्ड नौकरी करने वाला समाज, सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने पढ़ाने वाला समाज कभी नहीं कर सकता था। तो उड़ीसा की धरती आंदोलन की धरती उससे पहले भी रही है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो फेमिनिस्ट लेखिका के तौर पर मैंने सरला देवी जी को देखा है, उनको पढ़ा है। आंदोलन के समय रमा देवी चौधरी का नाम लिया जाता है बहुत सम्मान से। यह बहुत अफसोस की बात है कि पब्लिक डिस्कोर्स में और राजनीतिक डिस्कोर्स में औरतें बिल्कुल गायब रही हैं उड़ीसा के फलक से। और जब मैं यहाँ पर आ रही थी, पूरे रास्ते में होर्डिंग्स और बोर्ड देख रही थी, हर जगह बस मर्द ही मर्द थे। ऐसा लग रहा था कि उड़ीसा की राजनीति में औरतों की जगह ही नहीं, एक भी फोटो औरतों की नहीं थी। तो पहली चीज तो ये करनी होगी कि यहाँ पे औरतों की भी तस्वीरें होर्डिंग्स में लगनी है, पॉलिटिकल दावेदारी होनी है, यह बहुत जरूरी होनी चाहिए। और देखिए, हम आप जब बात कर रहे हैं, जो विषय है और जो एक नारी न्याय समिति का गठन की शुरुआत है, मुझे लगता है कि यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। 2025 में ऐसा होने जा रहा है, ऐसे करने की योजना है। 2025 कई मायनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2025 इस मामले में इम्पॉर्टेंट है कि वह संस्था जो हम औरतों को अपने यहाँ एंट्री तक नहीं देती है, प्रवेश ही नहीं है, हम उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन सी संस्था है? आरएसएस बोलिए ना, ऐसा डरने की क्या बात है? आरएसएस है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ऐसी संस्था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया भर में फैली हुई है, हिंदुत्व का प्रचार करती है और हिंदू राष्ट्र के लिए जीती और मरती है, लेकिन वह संस्था ऐसी इकलौती संस्था है भारत में जिसने इतना विस्तार किया। आज सरकार उसकी है, लेकिन वहां पर हम औरतों की एंट्री है नहीं है। थोड़ा तेज बोलिए, नहीं है ना। उस संस्था के 100 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में। और आप और हम अगर अगल बगल अपने आसपास नजर दौड़ाएं, उसने इन 100 सालों में जो काम किया है, हमारी जितनी भी लड़ाई रही है आधी दुनिया की, मनुवाद से मुक्ति पाने की, पितृसत्ता से मुक्ति पाने की। यहाँ जितने लोग भी इस कमरे में यहाँ पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, या हमारे जो तमाम सहयात्री हैं, वे सब अपने अपने घरों में लड़ाई लड़ लड़ के यहाँ तक पहुंचे। किसी को, हम सब में किसी को ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे यहाँ पर फूल मिल गया, जैसे हमें पानी मिल जाता है होटल में, मीटिंग्स में, वैसे हमें आज़ादी नहीं मिली है। भारत में औरतों ने आज़ादी की लड़ाई अपनी आज़ादी की लड़ाई बहुत मुश्किल से हासिल की है, जिसमें रमा देवी हैं, जिसमें सावित्री बाई फुले हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। पढ़ने का काम कितनी मुश्किल से हमें मिला, ये हम भूल सकते हैं? आज मैं पत्रकार हूँ, मैं बतौर पत्रकार इसलिए बन पाई क्योंकि मेरे लिए लड़ाई सावित्री बाई फुले ने लड़ी थी, मेरे लिए लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लड़ी थी। अगर ये लोग नहीं होते तो हम कहाँ होते? ऐसा नहीं था कि हम कुएं में ही रहते, हम भी लड़ते, लेकिन हमारे हिस्से की लड़ाई उन्होंने लड़ी, इसलिए हमें सीधे सीधे वोट का अधिकार मिल गया, सीधे सीधे पढ़ने का अधिकार मिल गया, सीधे सीधे बराबरी का अधिकार मिल गया, और अपना ऐसा अनूठा कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया जिसमें राइट टू इक्वालिटी है। तो आप देखिए कि जब हम 2025 में औरतों के सम्मान की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, संपत्ति में हक की बात कर रहे हैं, उस समय
आरएसएस देश में मनुवाद को कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और सबसे दुख की बात है कि जिस संगठन में महिलाओं की एंट्री नहीं है, उन महिलाओं के बीच उसने मनुवाद का इतना गहरा इनरोड्स कर दिया है, उसको बैठा दिया है, सोच बैठा दी है कि ऐसा लगता है कि सारे लोग वापस जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम जब संगठन होते हैं, संगठित होते हैं, तो हमें एक प्रतिज्ञा जरूर लेनी चाहिए कि हमें मध्ययुगीन में नहीं जाना, हमें मिडिल एज में नहीं जाना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बेटियां हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही के काल में ही जिंदा रहना है। हमें पुराना दौर हमारे लिए अच्छा नहीं था। हमारे लिए आजादी और आजादी के बाद का जो कॉन्स्टिट्यूशन का दौर है, वही आजादी का दौर है। तो एक चीज मुझे लगता है, ये हमें खुलकर जिस मोर्चे पर हम हैं, अगर हम पत्रकार हैं तो, अगर हम लेखक हैं तो, अगर हम घर में गृहिणी हैं तो, घर बनाने वाली हैं तो, पॉलिटिशियन हैं तो मुझे लगता है कि इस बारे में हमें अपने आप बोलना बहुत जरूरी है। और देखिए, यह बोलना इसलिए जरूरी है कि जिस समय हम आप बात कर रहे हैं, उस समय सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं, मैं उड़ीसा के आंकड़े देख रही थी, कितने बड़े पैमाने पर यौन हिंसा हो रही है, कितने बड़े पैमाने पर, लेकिन समाज में बड़ी खामोशी है, हंगामा नहीं होता। गैंग रेप हो जाता है, अगर आदिवासी महिला का गैंग रेप होता है तब तो और ज्यादा खामोशी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में, सभ्य समाज के दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसा तो चलता रहता है, ऐसा तो नॉर्मल है। वुमेन वायलेंस को एक न्यू नॉर्मल में तब्दील कर दिया गया है पिछले 10-12 सालों में। और इस बात को मैं दिल्ली में रहकर सबसे ज्यादा महसूस करती हूँ। आप देखिए, जो पूरा ग्राफ है, इतनी मुश्किल से अब FIRs होती हैं, और हमारे सामने ऐसे लोग, ऐसे नमूने इस समय हर जगह जहां नजर दौड़ाइए वहां पर नजर आते हैं, जो महिला पर हिंसा करने के बाद भी हीरो बने हुए हैं। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, महिला शक्ति की और पॉलिटिकल पावर की भी। पॉलिटिक्स में जो लोग मनुवाद से लड़ना चाहते हैं, हम सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो यौन हिंसा करने वाले लोग हैं, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह, आप सबको तो शक्ल याद ही होगी, हम सबको उसकी शक्ल याद ही रखनी चाहिए। एक लौता आदमी नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है, वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उसने यौन हिंसा का, उसके ऊपर जो आरोप लगा, वो किसी आदिवासी महिला ने नहीं लगाया था, वो किसी बिल्किस बानो ने नहीं लगाया था, किसी घर में रहने वाली लड़की ने नहीं लगाया था। उस पर जो यौन हिंसा का आरोप लगाया था, यौन शोषण का आरोप लगाया था, वो उन बहादुर बेटियों ने लगाया था जो हमारे लिए मेडल लेकर आई थी, जो महिला पहलवान थी। और आज की तारीख में देखिए, उस समय भी उसने कहा कि मेरा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये हम औरतों के चेहरे पर तमाचा है, यह मनुवाद का तमाचा है। वो एक दिन भी जेल नहीं गया, एक दिन गया जेल है। और क्यों है? जब तक हम खुलकर नहीं बोलेंगे कि यह यौन आरोपी, इसका जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ रातों रात नहीं आया है। हमारे पास आसाराम बापू भी हैं, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आसाराम बापू के साथ झूले पर कौन झूल रहा है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री झूल रहे हैं, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे। और एक दिन के लिए भी उन्होंने अपने को डिसएसोसिएट नहीं किया। मैं कह रही हूँ कि मेरी फोटो डैमेज है, एक इंसिडेंट होता है, उस पर हम इस तरह की खबरें करते हैं। ये सारे जो सवाल हैं, दरअसल जो महिला हिंसा के जुड़े हुए हैं, जो आज की तारीख में इस बात से जुड़े हुए हैं। आपने अपने यहाँ कहा कि उड़ीसा में इतने बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चियां जा रही हैं, महिलाएं जा रही हैं, गायब हो रही हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं। 54 गैंग रेप्स के लिए कांग्रेस ने उड़ीसा में हंगामा किया। सवाल यह है कि यह जो बलात्कार की संस्कृति है, महिला पर यौन हिंसा की संस्कृति है,
कानूनी लड़ाई जीत के या न्याय की लड़ाई जीत के है, दरअसल ये महिला के अपमान की लड़ाई है, जो उनको लगता है कि उनकी सफलता की लड़ाई है। आज की तारीख में सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह के संगठन, इस तरह के जो छोटे बड़े ग्रुप्स का साथ आना, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सम्मिलित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि दरअसल मनुवाद की जो सोच है उसका मुकाबला जमीन पर हम औरतें ही कर सकती हैं। जिसे किशोर नाइक ने कहा था, हम गुनाहगार औरतें हैं क्योंकि हम जब सड़क पर उतरते हैं तो आपसे डरते नहीं हैं। ये हमने निर्भया के समय भी देखा था और आज भी आप देखिए जितने मूवमेंट्स चल रहे हैं। अभी उड़ीसा में मेधा पाटकर आई थी, किस लिए आई थी मेधा पाटकर? आप सब जानते हैं मेधा पाटकर आई थी। मेधा पाटकर यहाँ पर जो बड़ी पूंजी का लूट चल रही है, जन जंगल जमीन पर कॉर्पोरेट की लूट चल रही है, अडानी जी की लूट चल रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने आई। निहत्ती आई थी, शांति में विश्वास रखने वाली ये सारी औरतें हैं, लेकिन उन्हें उड़ीसा सरकार, जिनका आज इंटरव्यू छपा हुआ है सीएम साहब का, कि भैया मैं बहुत सादगी में विश्वास करता हूं इसलिए मेरी कमजोरी मत समझो। अब आप देखिए, जो पूरी सरकार यहाँ पर कॉर्पोरेट लूट को खुली छूट दे रही है, औरतों के सम्मान के लिए एक शब्द नहीं बोल रही है, उनके सीएम जो है वो सारे अखबारों में छपे हुए हैं अपने इंटरव्यू के जरिए बताने के लिए कि हम महिलाओं के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, इसलिए हम महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं, हम महिलाओं के बारे में ये बात करते हैं इसलिए बहुत सोचते हैं। इसे जमीन पर चैलेंज करने की जरूरत है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। और मुझे लगता है उसके लिए जो संगठित ताकत जरूरत है, वह संगठित ताकत का निर्माण इसी तरह की छोटी बड़ी बैठकों में होना जरूरी है। लिहाजा मेरे लिए यह जो एक इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के पीछे जो लोग हैं, अगर हम यह सोच पाए कि 2025 में हम औरतों के सामने, इस लोकतंत्र के सामने क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को अपने सामने रखकर यह लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, मैं यह भी कहना चाहती हूँ। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं रखना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि आदिवासी की लड़ाई नॉन पॉलिटिकल है, जन जंगल जमीन की लड़ाई अपॉलिटिकल है, अराजनीतिक है, महिलाओं की लड़ाई अराजनीतिक है। यह अपने आप में सबसे बड़ी झूठ है। जैसे ही हम हक की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी जो लड़ाई लड़ी वो राजनीतिक लड़ाई थी। जो जिस कानून को पारित करवाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था हिंदू बिल के नाम पर, वो देखिए वह एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई थी जो 2012 में पार्लियामेंट में कांग्रेस के रिजीम में जब हमें कानून मिला, हम औरतों को अपनी पैतृक संपत्ति में, वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। तो एक चीज जो बहुत साफ मुझे लगता है, बतौर भारत के नागरिक, बतौर महिला, हमें यह सोचना है कि अगर हमें अपनी जमीन, अपने जो कानून बने, अपने जो सम्मान की बात है, अपनी जो शिक्षा है, अपने शरीर पे जो हमारा हक है, हमारा जो भविष्य है लड़कियों का, हमारे परिवार का भविष्य है, ये जो लड़ाई है, यह लड़ाई हमारी पार्टिसिपेशन, हमारी शिरकत के बिना पूरी नहीं हो सकती। और दूसरी अहम बात कि इसे जब तक हम चुनौती में नहीं तब्दील करेंगे, सामने वाले को लगना चाहिए कि हम झुकने के लिए नहीं, झुकाने के लिए आए हैं। यह भाव हमारे अंदर, हमारे मूवमेंट के अंदर बहुत जरूरी है कि हम ये लड़ाई लड़ इसलिए रहे क्योंकि हमें जीतना है, क्योंकि हमारे पास हारने का ऑप्शन ही नहीं है। हम हार के मनुवाद की शरण में नहीं जा सकते हैं। हम एक चुटकी सिंदूर जो घर घर आने वाला था अभी मोदी जी के नाम का, उसे एक्सेप्ट करने वाले लोगों में से नहीं है क्या? थोड़ा तेज बता दीजिए। तभी वापस लिया ना उन्होंने, जो एक चुटकी सिंदूर वाला ऑप्शन चल रहा था, ऑपरेशन, किस लिए वापस लिया? क्योंकि उन्हें लगा कि ये बैकफायर हो जाएगा। आज की औरत को आप एक चुटकी सिंदूर घर घर पहुंचा
तक मोदी जी वसूल रहे थे वो वापस हो गया। ये जो हमारी शक्ति है कि हमें जो चीज गलत दिखाई दे रही है, हमारे समय में जो हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं इस देश में 5 करोड़ बच्चियां मारी जा चुकी हैं पेट में, बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे बगल में हरियाणा है, वहां पर 700 से भी कम लड़कियां स्कूलों में रह गई, घरों में रह गई हैं। 700 से कम, 1000 और 700 आप सोचिए। ये तब है जब मोदी जी ने कहां से शुरू किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हरियाणा से शुरू किया था। और अभी एक हमारी बहन बोल रही थी कि सारा पैसा निर्भया का कहां खर्च हुआ, मोदी जी के विज्ञापनों में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो पैसा है वो कहां खर्च हुआ, मोदी जी की फोटो छपवाने में हुआ ना, सब जगह छपा। और आज की तारीख में बड़े पैमाने पर बच्चियों को हमारे पेट में मारा जा रहा है। यह पूरा तंत्र चल रहा है। क्यों? क्योंकि मनुवाद, तमाम नेता, तमाम बाबा